दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर, दैट इज़ द कन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, जिसको लिखने वाले हैं बर्ट्रैंड रसल। रसल ने इस बुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 है कॉजेस ऑफ अनहैप्पीनेस, जो कि 9 चैप्टर्स पे कंसिस्ट करता है, एंड नंबर 2 है कॉजेस ऑफ हैप्पीनेस, जो कि 7 चैप्टर्स पे कंसिस्ट करता है। तो टोटल चैप्टर्स इस बुक के हो गए 16। और इन 16 चैप्टर्स के अंदर रसल क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है हमें। बेसिकली वो बताना चाह रहा है कि इस साइंटिफिक एरा के अंदर, इस मॉडर्न वर्ल्ड में, जो मॉडर्न लाइफ है वो क्यों इतनी ज़्यादा अनहैप्पी हो चुकी है, उसके अनहैप्पी होने के कॉजेज़ क्या हैं, एंड फर्दरमोर कैसे हम लोग अपने आप की जो अनहैप्पीनेस है उसको दूर करके हैप्पीनेस को अपनी लाइफ के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो बेसिकली बुक का मेन कंसर्न कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस प्लस कॉजेज ऑफ हैप्पीनेस के साथ है। ये बुक की पब्लिकेशन 1930 में होती है, और जो फर्स्ट पब्लिकेशन करवाई गई थी 1930 में वो हुई थी लिवर राइट पब्लिशर्स के थ्रू। तो एनी हाउ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बुक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस एंड नंबर 2 कॉजेज ऑफ हैप्पीनेस। तो हम लोग उस बुक का जो फर्स्ट पार्ट है कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस, उसको आज के लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट कॉजेज ऑफ हैप्पीनेस। तो मैं बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ, तो लेक्चर को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को ध्यान से क्लियर करिएगा। ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और ये लेक्चर सुनने के बाद जो भी आपके मेन कॉन्सेप्ट्स हैं इस वर्क को लेके इंशाल्लाह अच्छे से कवर हो जाएंगे। एनी हाउ, शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस। जब हमारा राइटर बर्ट्रैंड रसल इस बुक की स्टार्टिंग करता है, इस बुक को लिखने जाता है, तो लिखने से पहले वो एक प्रीफेस में कुछ रिमार्क्स देता है। उनमें वो बताता है कि उसने थ्रू आउट इस मॉडर्न वर्ल्ड को ऑब्जर्व किया और देखा यहाँ पे कौन सी कॉजेज़ हैं अनहैप्पीनेस की, कौन सी कॉजेज़ हैं हैप्पीनेस की, किस चीज़ के अंदर उसने खुद को हैप्पी फील किया, और कौन सी चीज़ें थी जिसने उसको इफ़ेक्ट किया, उसके ऊपर असर डाला किस चीज़ का, अनहैप्पीनेस का। तो राइटर कहता है मैं जो ना ये वाली बुक लिखने जा रहा हूँ वो मैं इसलिए लिखने जा रहा हूँ ताकि जो लोग इस मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे, अनहैप्पी रहते हैं, वो अपना जो उनका प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करें और उस प्रॉब्लम से निकल के हैप्पीनेस अपनी लाइफ के अंदर लेके आएँ। उसकी प्रीफेस के अंदर एक लाइन है, मैं आपको रीडिंग करके सुनाती हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। कहता है, इट इज़ इन द बिलीफ दैट मैनी पीपल who are unhappy could become happy by well directed effort that I have written this book। कि जो लोग अनहैप्पी हैं वो जो मैंने इस किताब के अंदर लिखा है उस किताब की वो रूल्स को, वो रेगुलेशंस को, वो डायरेक्शंस को फॉलो करके अपनी लाइफ के अंदर हैप्पी हो सकते हैं। और इस प्रीफेस के बाद राइटर अपना फर्स्ट पार्ट कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस स्टार्ट करता है, जिसमें कहता है एनिमल्स जो हैं वो तो हैप्पी रहते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स को देखा जाए वो इतने हैप्पी नहीं होते, क्यों। और इसी बेस पे अपने वो चैप्टर नंबर 1 का नाम भी यही रखता है, व्हाट मेक्स पीपल अनहैप्पी, क्या चीज़ लोगों को अनहैप्पी बनाती है। तो राइटर यहाँ पे हाईलाइट करता है मॉडर्न एरा को। कहते हैं मॉडर्न एरा के अंदर जो साइंटिफिक एज है, साइंटिफिक एज ने जो मेन हैं, जो वीमेन हैं, उन सब की लाइफ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दिया हुआ है। इस कॉम्प्लेक्सिटी की बेस पे जो उनकी डेली लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो चुकी हुई है। और उसके अलावा क्योंकि अब लोग जो हैं वो बिजी हैं अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ के अंदर, कॉम्प्लेक्सिटी लाइफ के अंदर आ चुकी हुई हैं, तो इस बेस पे क्या हुआ है, जो रिलेटिव्स हैं वही एक दूसरे के साथ स्ट्रेंजर हो चुके हुए हैं, कोई मिलना जुलना ही नहीं है। और एज अ रिज़ल्ट क्या हो रहा है, उनकी लाइफ के अंदर वरीज, उनकी लाइफ के अंदर एंजाइटीज़ पैदा हो रही हैं, मुश्किलात, परेशानियां पैदा हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जब मिलना जुलना ही नहीं हो रहा, आप स्ट्रेंजर हो चुके एक दूसरे के साथ, तो क्या है, जो प्रॉब्लम्स हैं आप वो नहीं शेयर कर पा रहे, जो टेंशन्स हैं आप वो नहीं शेयर कर पा रहे। क्या है, थ्रू आउट अपनी डेली लाइफ के अंदर आप बिजी हो, थ्रू आउट आपकी लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी हुई है, और थ्रू आउट इन बेसिस पे आपको अपने लाइफ के अंदर वरीज प्लस एंजाइटीज़ को फेस करना पड़ रहा है।
एक मशीन लाइक रूटीन हुई है। और वजह क्या है? जो लोग हैं वो ओवरनाइट, रातों रात अमीर होना चाहते हैं। तो रसल जब ये सब प्रॉब्लम्स बताता है तो कहता है ह्यूमन बीइंग को लिमिटेशंस के अंदर रहना चाहिए। ह्यूमन बीइंग को जो लिमिटेशंस हैं ह्यूमन की, उसकी रियलाइजेशन होनी चाहिए। मतलब कि लाइफ जो है वो एक रिडल है, ज़िंदगी एक पहेली की तरह की है और एक ह्यूमन बीइंग इस पहेली को सॉल्व नहीं कर सकता, इस पहेली को ओवरकम नहीं कर सकता। और राइटर फर्दर अपनी इस वर्क के अंदर एक कोटेशन ऐड करता है, दैट इज अ मार्क इन एवरी फेस आई मीट, मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वो। मतलब कहता है मैं हर तरह के चेहरे से मिला हूँ और मैंने हर तरह के चेहरे के ऊपर एक निशान देखा है। और वो निशान किस चीज़ का है? वो मार्क है वीकनेस का, वो मार्क है वो मतलब परेशानी का, गम का, तकलीफ का, दुख का। और क्यों है? कॉम्प्लेक्स लाइफ की बेस पे, साइंटिफिक एरा की बेस पे, बिजी रूटीन की बेस पे, मॉडर्न एज की बेस पे। और राइटर फर्दर ये भी कहता है मैं खुद ये जो वर्क लिखने जा रहा हूँ ना, मुझे लगता है ये एक ऑटोबायोग्राफी है। राइटर खुद कह रहा है ऑटोबायोग्राफी। क्यों कह रहा है? कहता है क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था ना, मैं बहुत अनहैप्पी चाइल्ड था। आई वॉज नॉट बोर्न हैप्पी, मैं बहुत खुश पैदा नहीं हुआ था। और मेरी उस टाइम पे फेवरेट हाइम जो थी वो थी वेरी ऑफ अर्थ एंड लेडन विद माई सिन। जिस टाइम मैं ये पोएम लाइक करता था तब मैं 5 ईयर्स का था। मैं सोचता था कि मैं 70 साल का होता, मैं अपनी ज़िंदगी सारी बोर्डम में गुजार चुका होता। तो कहता है थ्रू आउट मैंने अपनी लाइफ के अंदर बोर्डम ही फील किया। इवन के एक टाइम था कि मैं लाइफ को इतना हेट करता था कि मैं सुसाइड के बारे में भी सोचता था, लेकिन सुसाइड कमिट नहीं की। क्यों? क्योंकि मैं मैथमेटिक्स सीखना चाहता था, उसके बारे में मज़ीद जानना चाहता था। फिर राइटर फर्दर कहता है कि नाउ ऑन द कंट्रेरी, कहता अब क्या मैं अपनी लाइफ को इन्जॉय करता हूँ। क्यों और कैसे? कहता मैंने अपनी लाइफ को हर गुजरते साल के बाद एंजॉय करना शुरू कर दिया और इसको और ज़्यादा एंजॉय करता हूँ क्योंकि मैंने डिस्कवर किया उन चीज़ों को जो चीज़ें आपको लाइफ के अंदर हैप्पीनेस प्रोवाइड करती हैं और उन चीज़ों को भी जो कि अनहैप्पीनेस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो इस बेस पे जब कॉजेज़ पता लग गए कि ये कॉजेज़ हैं अनहैप्पीनेस के, उनसे दूर हुआ और उसके बाद जो पता लगा कॉजेज़ कि ये कॉजेज़ हैं हैप्पीनेस के, उनको अडॉप्ट किया, उनको एक्वायर किया, उनको फर्दर डिस्कवर करके अपनी लाइफ के अंदर अपना लिया। इतना क्लियर हुआ आपको? एंड देन राइटर क्या कहता है? राइटर ने फिर हमारे पास मल्टीपल कॉजेज़ हाईलाइट किए, सामने लेकर आया किसके? अनहैप्पीनेस के, जिसके अंदर कुछ कॉजेज़ जो थे वो साइकोलॉजिकल कॉजेज़ हैं और कुछ कॉजेज़ जो हैं वो एवरीडे फैक्टर्स हैं, मतलब डेली लाइफ से रेलेवेंट जो डेली फैक्टर्स होते हैं, सोसाइटी से लिंक्ड कॉजेज़ होते हैं, वो हैं। अब जो पहले उसने कॉजेज़ हाईलाइट किए वो थे साइकोलॉजिकल कॉजेज़, जिसके अंदर नंबर 1 पे आता है सेल्फ अब्जॉर्प्शन। सेल्फ अब्जॉर्प्शन क्या होता है कि एक चीज़ जिसके अंदर आप अपनी सेल्फ को काफ़ी ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लो, काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज कर लो। ठीक है, तो कहते हैं ये फर्स्ट फैक्टर था, फर्स्ट साइकोलॉजिकल कॉज था किसका? अनहैप्पीनेस का, क्योंकि जो सेल्फ अब्जॉर्प्शन थी वो नार्सिसिज्म की तरफ लेके जाती थी। नार्सिसिज्म क्या होता है? एक नार्सिसिस्ट पर्सन वो होता है जो कि खुद को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और यही सेल्फ अब्जॉर्प्शन नार्सिसिज्म के बाद मेगलोमेनिया की तरफ लेके जाती थी। अगेन सेम मीनिंग, एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा डिज़ायर रखता हो पावर की या बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो, जो सेल्फ इम्पोर्टेंस की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग रखता हो। और इसके अलावा यही सेल्फ अब्जॉर्प्शन लेके जाती है सेंस ऑफ सिन की तरफ, मतलब कॉन्शियसनेस ऑफ गिल्ट। ठीक है, इसकी तरफ लेके जाती है। ये क्या है? साइकोलॉजिकल कॉजेज बता रहा है। तो राइटर यहाँ पे अपने ऐसे के अंदर, अपने वर्क के अंदर वर्ड यूज़ करता है द सिनर। ठीक है, मतलब जब वो बात करें ना नार्सिसिज्म की, मेगलोमेनिया की, तो हमें वो द सिनर का वर्ड भी यूज़ करता है। तो कहता है द सिनर का मतलब ये नहीं है कि एक आदमी जो कि गुनाह कर रहा है। ठीक है, सिन तो हर कोई करता है, लेकिन कहता है जब मैंने यहाँ पे वर्ड द सिनर यूज़ किया है, इसका मतलब ये है कि एक पर्सन जो कि अब्जॉर्ब्ड होता है इन द कॉन्शियसनेस ऑफ सिन या फिर कॉन्शियसनेस ऑफ गिल्ट। अब राइटर जब ये पॉइंट्स बता देता है एक मेगलोमेनिया का, नार्सिसिज्म का, द सिन का, तो उसके बाद 1 बाय 1 को डिफाइन करता है। द सिन मैंने आपको बता दिया कि कहते हैं कॉन्शियसनेस ऑफ गिल्ट को। नार्सिसिस्ट यहाँ पे कह रहा है राइटर उसको कि वो बंदा जो कि दूसरों को एडमायर भी करता है और चाहता है कि उसको भी एडमायर किया जाए, अपने आप को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जब मेगलोमेनिया की बात की जाए तो इसके अंदर आ जाता है कि वो जो पर्सन है वो पावरफुल होना चाहता है। ठीक है,
वो अपनी काफ़ी सेल्फ इम्पोर्टेंस रखता है, वो चाहता है कि लोग उससे डरें, उससे प्यार करने की बजाय, ठीक है। नार्सिसिस्ट क्या होता है कि लोग उसको उसको प्यार दें, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मेगलमेनिया क्या है कि लोग इससे डरें, इसके पास सारी पावर हो, इसके पास सारी अथॉरिटी हो। तो ये जो कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बताए मैंने अभी आपको, रसेल इन फैक्टर्स को बताने के बाद कहता है कि अगर एक आदमी ऐसा सोया हो कि उसकी फॉक्स की टेल खो गई हो, ठीक है, तो उसके ऊपर दुख करने की बजाय चाहिए कि वो एक न्यू टेल फाइंड आउट करने की कोशिश करे। मतलब उसने यहाँ पे एक लाइक एग्जाम्पल दी है, जिसको मैं सिंप्लीफाई करके बताती हूँ कि एक आदमी अगर कुछ खो बैठा है तो उस पर रोने धोने की बजाय उसको चाहिए कि वो एक नया रास्ता ढूंढे, एक नया रास्ता इख्तियार करे, जिसकी बेस पे जो उसका जो लॉस हुआ है वो लॉस फिल हो जाए और उसको एक अचीवमेंट मिल जाए इन अ न्यू फॉर्म, ठीक है। तो कहता है इसीलिए किसी भी चीज़ पे अनहैप्पी नहीं होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड जो चीज़ कॉज बन रही है अनहैप्पीनेस का, उसको छोड़ के आपको हैप्पीनेस का कॉज ढूंढना चाहिए और हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो एनी हाउ ये कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बताए। इसके बाद उसने जो एवरीडे फैक्टर्स हैं, जो कॉमन फैक्टर्स हैं लाइफ के अंदर, उनको भी हाईलाइट किया। और रसल क्या कहता है उसके अंदर, मतलब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बाद हम पढ़ने वाले हैं अब एवरीडे फैक्टर्स। रसल उनमें कहता है कि इस मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर कई लोग ऐसे हैं जो कि ये बिलीव रखते हैं कि विदाउट ऑनर एंड विदाउट वेल्थ हैप्पीनेस इज इम्पॉसिबल, कि खुशियाँ आ ही नहीं सकती। रसल एक पर्सन का नेम हाईलाइट करता है, मिस्टर क्रच। मिस्टर क्रच लिखते हैं, ours is lost cause and we have no place in the natural universe। मतलब क्या इस बात का कि हम लोग जो हैं फाइनेंशियली तौर पे अपनी वेल्थ को खो चुके हैं, अपने ऑनर को खो चुके हैं, तो इसलिए हमारा इस नेचुरल यूनिवर्स के अंदर रहने का कोई भी प्लेस, कोई भी जगह बाकी रही नहीं है। अगर वेल्थ है, अगर ऑनर है तो आप अलाइव हो, अगर नहीं है तो आप फिर अलाइव नहीं हो। और फर्दर मोर सेम राइटर मिस्टर क्रच लिखते हैं कि जो आदमी है उसने सारी की सारी दुनिया को देख लिया है और यहाँ पे मज़ीद उसके लिए देखने को कुछ बाकी नहीं है। लेकिन रसल इस आइडिया को रिजेक्ट करता है और कहता है कि लाइफ इज़ स्टिल फुल ऑफ क्यूरियोसिटीज़। ये लाइफ जो है वो स्टिल क्यूरियोसिटी से भरी हुई है। लाइफ कभी भी एंड नहीं होती। लाइफ इज़ काइंड ऑफ अ रिडल, ठीक है। लाइफ एक रिडल की तरह की है जिसके अंदर जिसकी पहेली, जिसकी रिडल इंसान कभी भी सॉल्व नहीं कर सकता। तो जो रसल है वो मिस्टर क्रच के जो पैसिमिस्टिक आइडियाज़ हैं उनको क्रिटिसाइज़ करता है इन अ नेगेटिव वे, और ऑन द अदर हैंड रसल अपना ऑप्टिमिस्टिक वे में एक ओपिनियन शेयर करता है। वो ये कहता है कि इंसान एक्सप्लोर करता रहे, क्योंकि जो क्यूरियोसिटीज़ हैं लाइफ की वो कभी भी एंडिंग नहीं होती, कभी भी ख़त्म नहीं होती। द मोर यू एक्सप्लोर द मोर यू गेट, जितना एक्सप्लोर करोगे उतना आपको मिलता जाएगा। और मिस्टर क्रच के इस एग्जाम्पल को राइटर ने अपने बुक के चैप्टर 2 बायरोनिक अनहैप्पीनेस में हाईलाइट किया था। और ये बायरोनिक अनहैप्पीनेस के अंदर सेम आइडिया जो हमारा पोइट है बायरन वो भी शेयर कर रहा है। जो आइडिया मिस्टर क्रच ने शेयर किया था, मिस्टर क्रच ने वो आइडिया अपनी बुक द मॉडर्न टेम्पर में शेयर किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर देखने के लिए कुछ बाकी रहा ही नहीं है। लेकिन इस आइडिया की रिजेक्शन की थी। रसल ने ये कहते हुए कि लाइफ इज़ स्टिल फुल ऑफ क्यूरियोसिटीज़, कि अभी भी देखने को बाकी है। और रसल फर्दर इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट राइटर्स को कोट करता है और एट द एंड कंक्लूजन देके ये कहता है कि वो लोग जो कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी देखने के लिए बाकी नहीं है, सिर्फ अनहैप्पीनेस है, देयर इज़ नो अदर कॉज ऑफ हैप्पीनेस, सो ऑन। राइटर कहता है वो लिखना छोड़ दें और एक पायरेट बने और जाके सफ़र करें पूरी दुनिया का, ठीक है। एक किंग बने, एक लिबरल बने, जाकर देखें, पूरी दुनिया को देखें, उनको देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, वो बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे और उनकी जो अनहैप्पीनेस की डिजीज़ है वो क्योर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद बात करता है राइटर कंपटीशन की। चैप्टर 3 है इसका, कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस के अंदर, और ये कहता है अनदर इम्पॉर्टेंट कॉज है अनहैप्पीनेस का, क्या? कंपटीशन। और रसल कहता है कि आप अमेरिका में या फिर किसी भी अदर पार्ट इंग्लैंड के अंदर किसी भी बिजनेसमैन से पूछें कि क्या चीज़ जो है वो इसकी इंजॉयमेंट के अंदर वो कितनी है टांग अड़ा रही है, तो कहता है वो आराम से सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड कहेगा, वो कहेगा द स्ट्रगल ऑफ लाइफ, द स्ट्रगल फॉर लाइफ। सिंपली वो पर्सन ये आपको रिस्पॉन्स करेगा कि जो स्ट्रगल है लाइफ के लिए वो चीज़ इसकी इंजॉयमेंट के अंदर टांग अड़ा रही है।
स्ट्रगल फॉर लाइफ के अंदर क्या आ जाता है, कंपटीशन। और कहता है ये नेचर है एक मैन की टू कम्पीट अदर्स, दूसरों के साथ कम्पीट करना। और हर आदमी दूसरे को क्या करता है, चाहता है कि दूसरे को वो एक्सेल कर दे, उससे आगे निकल जाए। जिस बेस पे ये कंपटीशन क्या बन जाता है, हार्मफुल बन जाता है और हेट्रेड को जनरेट करता है, टेंशन को क्रिएट करता है, फटीग को जनरेट करता है। जिस बेस पे क्या ये जो वर्किंग टाइम होता है, जो लेजर टाइम होता है, ये दोनों एक आदमी के लिए एक पॉइजन की तरह बन जाते हैं, क्योंकि आदमी हर टाइम दूसरे को compete करने के बारे में, उससे आगे निकलने के बारे में, उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहता है। और एक कंपटीटर जो होता है वो अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए स्ट्रेंजर बन जाता है। और वो बंदा ऐसा क्यों बनता है, क्योंकि वो वेल्थ कमाना चाहता है और रातों रात अमीर होना चाहता है। और एट एक्सट्रीम लेवल ये जो चीज़ है कंपटीशन की, ये आदमी को मेंटली अपसेट कर देती है और फिर उसके बाद वो ड्रग्स के ऊपर और ड्रिंकिंग के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देता है। और राइटर कहता है ये जो कंपटीशन की सेंस है ना, इसका इलाज क्या है, इसका इलाज ये है कि जो इंसान है वो अपनी बैलेंस लाइफ को आइडियलाइज करके उसको एंजॉय करे, ठीक है। एंड फर्दर वो पॉइंट हाईलाइट करता है बॉर्डम एंड एक्साइटमेंट का, विच इज़ चैप्टर 4। कहता है ये जो बॉर्डम एंड एक्साइटमेंट, ये भी क्या है, ये भी कॉजेज़ हैं अनहैप्पीनेस के। ये पॉइंट भी प्रीवियस पॉइंट से लिंक्ड है। रसल कहता है कि एक मैन को जो रियलिस्टिक अप्रोच है ना वो डेवलप करनी चाहिए। और कहता है जो बॉर्डम और एक्साइटमेंट है ना, इसके अंदर ना क्या बैलेंस होना चाहिए। क्यों? कहता है ये जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं बॉर्डम के और एक्साइटमेंट के, ये क्या है, ये ह्यूमन नेचर का पार्ट है और दोनों को ही इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। इट मस्ट बी टॉलरेटेड बिकॉज द मोर वी आर बोर्ड द मोर वी फील एक्साइटमेंट, कि जितना हम बोर होते हैं, जितना ज़्यादा बोर होंगे उतना ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड फील करते हैं। लेकिन अगर हम मॉडर्न एज की, मशीन एज की बात करें तो मशीन एज ने जो हमारी बॉर्डम है उसको काफ़ी ज़्यादा कम करके लाइफ को फुल ऑफ एक्साइटमेंट कर दिया हुआ है। लेकिन रसल कहता है देयर मस्ट बी अ बैलेंस होना चाहिए बॉर्डम के और एक्साइटमेंट के दरमियान में। अगर दोनों के दरमियान में बैलेंस होगा तो एक आदमी हैप्पीली अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है फिटीग। राइटर कहता है ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है। ये दो तरह की होती है, एक मैस्कुलर और एक नर्व फिटीग। फिटीग का मतलब क्या होता है कि एक ह्यूमन बॉडी काम करने के बाद थक जाती है, ठीक है। बॉडी गेट्स टायर्ड आफ्टर सम वर्क, कुछ काम करने के बाद। और ये क्या है, नेचुरल पार्ट है ह्यूमन एक्टिविटी का। मैंने बता दिया ये दो टाइप है। मैस्कुलर फिटीग में क्या होता है, ये जब भी कोई आदमी सख्त काम करता है, सख्त मेहनत करता है, तो उसके बाद जो उसकी बॉडी के अंदर पेन शुरू होती है, दैट इज़ मैस्कुलर फिटीग। जबकि नर्व फिटीग क्या होती है, जब भी कोई आदमी कंपटीशन या फियर ऑफ लॉस इसके बारे में सोचता है तो उसको नर्व फिटीग का सामना करना पड़ता है। यानी कि वो बंदा जो अपनी कभी भी परेशानियों को नहीं भूलता, इवन कि जब वो बेड पे रेस्ट करने के लिए जा रहा है कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचता, तो उस बेस पे क्या हो रहा है, उसकी जो एनर्जीज़ हैं वो लग रही हैं, नेगेटिव सोची जा रहा है, परेशानियों को सोची जा रहा है। वो जो एनर्जीज लगती है तो उसकी क्या शुरू होती है, फिर नेगेटिव जो उसकी जो एनर्जीज लगती है उस बेस पे क्या होता है, उसकी नर्व फिटीग शुरू हो जाती है। नर्व फिटीग मीन्स सर में दर्द शुरू हो जाना, दिमाग का फटने लग पड़ना। तो राइटर कहता है कि इस नर्व फिटीग को ओवरकम करने के लिए हम लोग को प्रॉपर मेंटल डिसिप्लिन चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी ज़िंदगी के अंदर जो मिसफॉर्चून आई है, जो नाकामियाँ आई हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं हम लोगों को कोई ना कोई फेलियर के फैक्टर फेस करना पड़े हैं, तो उनको अपनी लाइफ का कॉमन फीचर समझें, ठीक है, ना कि सर पे सवार कर लें। कॉमन फीचर ऑफ लाइफ कंसीडर करें, फिर उसको यूनिवर्स की स्कीम के साथ कंपेयर करें, क्योंकि हर एक को कहीं ना कहीं कोई ना कोई फेलियर फेस करना पड़ता है। ठीक हो गया। एंड देन हमारे पास है एनवी, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 6। एनवी का मतलब है जेलसी। तो जेलसी कहता है ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट कॉज है अनहैप्पीनेस का। और ये क्या है, ह्यूमन बीइंग का एक इमोशन, ठीक है, एक बेसिक इमोशन है। एनवी जो है बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। अगर इस जेलसी के फैक्टर को, इस एनवी के इमोशन को कंट्रोल ना किया जाए तो जो इंसान की लाइफ है वो फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है और बैरन हो जाती है। और एक एनवियस मैन को ये कन्विंस करना कि आपकी लाइफ जो है वो बड़ी अनहेल्दी है, आपका एटीट्यूड बड़ा अनहेल्दी है, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये जेलसी ही है जो कि सिविलाइजेशन को डिके कर देती है।
और ये जेलसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल बनती है डिस्ट्रक्शन करने के लिए, किसकी, हार्मनी की और पीस की। हार्मनी और पीस को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहाँ पे, सोशल एंड इंडिविजुअल बोथ लेवल के ऊपर, यानी कि एक अकेला बंदा है, ये जेलसी उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगी। सोसाइटी के लिहाज से बात की जाए तो सोसाइटी की भी जो हार्मनी, जो बैलेंस है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए रसल जो है वो कहता है कि जो जेलसी है वो पर्पसफुली यूज़ करने चाहिए, इनमें किसी पर्पस के लिए होना चाहिए। किसी भी बेवजह आप जेलसी फील करते रहो, ये चीज़ जो है ये एक नेगेटिव फैक्टर क्रिएट करेगी और अनहैप्पीनेस लाइफ के अंदर लेके आएगी। तो एनवी शुड बी यूज पर्पसफुली, राइटर ये कहता है अपने इस चैप्टर के अंदर। एंड देन हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है द सेंस ऑफ सिन, जिसको हम ऑलरेडी साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर कवर कर चुके हुए हैं कि सेंस ऑफ सिन बेसिकली सेंस ऑफ गिल्ट, कॉन्शियसनेस ऑफ गिल्ट को कहते हैं। फिर है परसिक्यूशन मैनिया, यानी कि वो लोग सोसाइटी के अंदर, वो लोग जो सोचते हैं कि सोसाइटी उनके खिलाफ है, वो परसिक्यूशन मैनिया से सफ़र कर रहे होते हैं। मतलब सोसाइटी में कहीं भी जाए उनको लगा ये भी बंदा मेरे खिलाफ है, भी बंदा मेरे खिलाफ है, ऐसे लोग जो हैं वो इस डिजीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं और उनको हर एक के खिलाफ कोई ना कोई कंप्लेन होती है, कोई ना कोई शिकायत होती है। जैसे कि राइटर यहाँ पे एक पर्सन को कोट करता है, ड्रेबल को, ठीक है, मार्गरेट ड्रेबल कहते हैं कि वंस अ कंप्लेनर इज ऑलवेज अ कंप्लेनर। एनी हाउ रसल फर्दर बताते हैं कि एक बंदा जो कि प्रोसिक्यूशन मैनिया से सफ़र कर रहा होता है वो ऐसी स्टेट में होता है कि उसकी माइंड की स्टेट अब नॉर्मल होती है और वो सोचता है कि दुनिया में हर कोई उसको टॉर्चर कर रहा है। इवन कि वो खुद से इमेजिन करने लग पड़ता है डिफरेंट इंजरीज़ को, डिफरेंट टॉर्चर्स को, यानी कि वो इमेजिन करने लग पड़ता है कि इसने मुझे दुख पहुंचाया था, इसने मुझे दुख पहुंचाया था, हालांकि उसमें रियलिटी नहीं होती। हाँ, सम टाइम वो जब कंप्लेंट कर रहा होता है उसमें कुछ कुछ सच होता है, लेकिन जब वो कंप्लेनिंग करना शुरू कर देता है हर एक के बारे में, तो क्या होता है वो खुद भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डाउटफुल हो जाता है कि कहीं ये सच है कि नहीं है। मतलब कि ऐसा बंदा जो इस डिजीज़ से गुजर रहा होता है उसको लगता है हर कोई उसके खिलाफ है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, वो सोचता है कि कोई भी उसके साथ सिंसियर नहीं है। नंबर 3 पॉइंट, वो इवन के इमेजिन शुरू कर देता है, इमेजिनेशन भी नेगेटिव काइंड ऑफ, कि उसको हर एक ने इंजरी पहुंचाई है, तकलीफ पहुंचाई है। और जब वो कंप्लेनिंग करना शुरू करता है तो कंप्लेनिंग करते करते, मतलब सच बात बताते बताते बीच में वो खुद भी कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा कंप्लेनिंग कर लेता है, एक्सट्रीम पे चला जाता है कि वो लोगों के बारे में इतना नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेता है कि उसको खुद भी उसके अंदर डाउट होने लग पड़ता है। तो असल कहता है जो इस तरह के लोग होते हैं ना, उनका इलाज ये है कि वो अपने माइंड को रियलिस्टिक एटीट्यूड की तरफ लेके आए, रियलिस्टिक अप्रोच को अडॉप्ट करें, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 जो कि लास्ट चैप्टर था कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस का, दैट इज़ फेयर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, कि लोगों के ओपिनियन का खौफ कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। कि आप एक फॉरेन एनवायरनमेंट में रह रहे हो और वहाँ पे क्या होगा, फेयर ऑफ वंस ऑन ओपिनियन, कि वहाँ पे दूसरों का आपसे ओपिनियन डिफर कर जाएगा, या आप जो ओपिनियन दोगे लोग वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये चीज़ों का खौफ। तो रसल कहते हैं किसी भी शख्स को ना अपने ओपिनियन को सप्रेस नहीं करना चाहिए, दबा नहीं लेना चाहिए, रिप्रेस नहीं कर लेना चाहिए कि दूसरे क्या कहेंगे या दूसरे आपको डांटेंगे, इस खौफ से आपको अपने ओपिनियन को लोगों के सामने शेयर करना चाहिए। और रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक ओपिनियन शुड बी इन लिमिट्स, वो लिमिट्स के अंदर होना चाहिए। कि ये चीज़ सोचना कि लोग क्या कहेंगे इस खौफ से अपने ओपिनियन शेयर ना करना, ये एक अच्छी बात नहीं है। आप लोगों के बारे में सोचो, उनके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट दो, ठीक है, लेकिन इन लिमिट्स में रहकर अपने ओपिनियंस को भी आप शेयर करो। अगर आप अपने ओपिनियंस को शेयर करना बंद कर दोगे तो इट मीन्स कि आप अपने टैलेंट को वेस्ट कर दोगे, अपने टैलेंट को सप्रेस कर दोगे। और ऐसे लोगों को ये भी चाहिए कि वो अपने आप को इस किस्म की हॉबी में इंडल्ज करें जहाँ पे ये अपने ओपिनियंस को शेयर कर सकें, और उसके अलावा इन अपने आप को ऐसे प्रोफेशन में इंडल्ज करें जहाँ इनको अच्छी गुड कंपेनियनशिप प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये 9 चैप्टर्स थे। इसके बाद जब सम अप करता है रसल तो वो क्या कहता है कि वंस एफर्ट फॉर बीइंग हैप्पी, मतलब क्या इस बात का मतलब ये कि वो बंदा जो कि अपनी ज़िंदगी के अंदर खुश रहना चाहता है, वो बंदा जो कि सीक्रेट ऑफ कन्क्वेस्ट को हासिल करना चाहता है, कन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस को हासिल करना चाहता है अपनी लाइफ के अंदर, वो क्या है, उसकी खुद की एफर्ट फॉर बीइंग हैप्पी। अगर वो खुद कोशिश करता है खुश रहने के लिए, देन ही विल बी हैप्पी इन द प्रेजेंट सराउंडिंग्स। और फर्दरमोर राइटर ने जब यहाँ पे
कॉजेज़ बताए अनहैप्पीनेस के, साथ ही साथ उसके अंदर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी बताया। तो राइटर कहता है इन सॉल्यूशन को भी अडॉप्ट करके आप हैप्पी हो सकते हो। ये मेरे कुछ ओपिनियंस है, राइटर कहता है, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए हैं। लेकिन राइटर फर्दर मोर ये भी कहता है कि जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे हैप्पी होने की, तब तक आप हैप्पी नहीं हो सकते। तो हैप्पीनेस जो है वो आपके पास नहीं आती, हैप्पीनेस आप खुद बनाते हो। हमारा यहाँ पे कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस जो पार्ट था इस ऐसे का, मतलब टोटल जो 9 चैप्टर्स थे वो हो गए कवर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे, यानी कि सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे और सेकंड पार्ट को उसके अंदर कंप्लीट कर लेंगे।